की पवित्र भूमि पर महू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से वंदन है, अभिनंदन है। मैं आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी का प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। वो मेहमान तो बिलाओ सब आदरणीय राहुल गांधी जी कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। आदरणीय खड़गे साहब कार्यकर्ताओं का अभिवादन के लिए आगे आ रहे हैं। आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी आपके तमाम कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, जितेंद्र भंवर सिंह जी, मैं तमाम आए हुए अतिथि महानुभावों से निवेदन करता हूं एवं तमाम आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी से निवेदन करता हूं कि आदरणीय उमंग सिंगार जी से निवेदन करता हूं, नेता प्रतिपक्ष से, कि वो आदरणीय खड़गे साहब का स्वागत करें, आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। आदरणीय जीतू पटवारी जी एवं वो मेमन टोला, आदरणीय जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी दोनों आदरणीय खड़गे साहब का स्वागत करने जा रहे हैं। आदरणीय उमंग सिंगार जी स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया, उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं चरखे का। यह वो बापू का चरखा है, यह निशानी है जिन्होंने हमको दी है। आदरणीय जीतू पटवारी जी राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी स्वागत किया। आदरणीय उमंग सिंगार जी से निवेदन करता हूं कि वह आए और राहुल जी का स्वागत करें। और जीतू पटवारी जी से निवेदन करता हूं कि वो चरखे का प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह आदरणीय राहुल गांधी जी को भेंट कर रहे हैं। मोर्चा संगठन के चारों प्रभारियों अध्यक्षों से निवेदन करता हूं कि आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। मोर्चा संगठन के चारों नेता आए और वो स्वागत करें। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत चड्डा जी और उनके साथी शहर कांग्रेस के अध्यक्ष स्वागत करें। आदरणीय उसके बाद सदाशिव यादव जी इंदौर शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ हमारे जो उम्मीदवार रहे, जो चुनाव लड़े हैं, वो तमाम साथी आदरणीय खड़गे साहब वो आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। हमारे उम्मीदवार शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के नेतृत्व में जो तमाम हमारे उम्मीदवार रहे और तमाम आन और बान मध्य प्रदेश की आवाज, वो तमाम आदरणीय खड़गे साहब का आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके साथ उनके जो हमारे उम्मीदवार रहे 2023 के, उन्होंने स्वागत किया। बोलूं? जिला कांग्रेस कमेटी के संजय दत्त जी जहां कहीं हो, संजय दत्त जी जहां कहीं हो, कृपया मंच पे आए। सम्मानित संजय दत्त जी आइए और आप मंच का संचालन करेंगे।
सर मैं नहीं सर नहीं आप सर क्रम तो दो, क्रम इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलो। स्वागत हो गया जीतू भाई का स्वागत। अब मैं जीतू भाई का स्वागत। जीतू भाई भाषण। अब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अब भाई प्रदीप अहिरवार जी आदरणीय खड़गे साहब को प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए, और मैं निवेदन करता हूं, शाबाश को बुला रहा हूं, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं आदरणीय जीतू पटवारी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और तमाम साथियों का मार्गदर्शन करें, उत्साहवर्धन करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, नौजवानों की आवाज, किसानों की आवाज, सब साथियों की आवाज आदरणीय जीतू पटवारी। भारत माता की एक साथ आवाज आनी चाहिए सबको। भारत माता की। मैं सभी उपस्थित परिवारजनों से आग्रह करता हूं पर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें एक साथ मिलकर। आदरणीय उपस्थित सभी परिवारजनों से मैं आग्रह करता हूं, इस देश की लड़ने वाले गरीब, किसान, महिला, दलित और संविधान की रक्षा करने वाले आदरणीय राहुल जी के लिए अपनी जगह से खड़े होकर सब स्वागत करें। मंच पर विराजित हमारे वेणुगोपाल जी, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय सम्मानित सभी सदस्यगण, आदरणीय जयराम रमेश जी, आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी, आदरणीय सम्मानित सभी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आए हुए पदाधिकारीगण, आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल सुखविंदर सुक्खू से स्वागत करें। आदरणीय हमारे रेवंत रेड्डी जी, तेलंगाना के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री, जरा उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय हमारे सारे पीसीसी के चीफ, सारे हमारे सीएलपी के नेता, सारे सांसदगण, आदरणीय सम्मानित सभी परिवार के वो साथी जो विधायकगण, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे पूर्व सीएलपी आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सभी सम्मानित यहां उपस्थित पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा जिला अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष से लेके सभी सम्मानित आप सब, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और खूब ढेर सारी इसलिए कि संघर्ष की राह पर आप सब सहयोग कर रहे हो, इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय साथियों, 76 वर्ष पूर्व आज से एक दिन पहले 26 जनवरी को बाबा साहब अंबेडकर और देश के हमारे संविधान निर्माताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने देश का संविधान का निर्माण किया। संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, जैसे हाथों में होगा वैसा उपयोग होगा। साथियों, आज देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, इसलिए देश में 600 से ज्यादा विधायक और सांसदों की खरीद बिक्री हो रही है। चुनाव आयोग तोता हो गया है, जितनी स्वायत्त संस्थाएं पंगु हो गई है, देश की संसद और विधानसभा का असर कम होने लगा है, और सबसे बड़ी बात, देश के संविधान जो मौलिक अधिकार है आम जनता के, उनका हनन होने लगा है। हमारे बापू को जिंदा थे जब गोली मार दी, और जब से लेकर आज तक गालियां देते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग, पंडित नेहरू की प्रतिमा को खंडित करते हैं। ये अमित शाह जी ने जो अंबेडकर जी का अपमान किया संसद के अंदर, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये अनायास निकली बात नहीं है। सोची समझी साजिश के तहत पहले बापू को लिया, फिर नेहरू को लिया, अब अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित करने का इनका दुस्साहस है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान की ताकत क्या है। अब की बार 400 पार, जब राहुल गांधी जी संविधान की एक बुक लेके पूरे देश में निकले,
तो सिर्फ 240 पे आके अटक गई भारतीय जनता पार्टी। यह संविधान की ताकत है। मैं अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी जी एक ऐसे महानायक है जिन्होंने देश में सामाजिक सुधार की क्रांति लेके आए हैं। आदरणीय प्रदेशवासियों, आदरणीय देशवासियों, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इस देश के मूल परंपरा और प्राचीन सभ्यता को, इस देश की मूल भावना को, प्रेम प्यार और मोहब्बत की 4000 किलोमीटर करोड़ों करोड़ों लोगों से मिलते हुए प्रेम और प्यार की पूरे देश में अलग जगाई। ऐसे महानायक है राहुल गांधी जी, जिन्होंने जब अब की बार 400 पार की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी तो संविधान की रक्षा के लिए सत्ता चाहे कैसी भी हो पर संविधान बचे, इस विचार को लेकर पूरे देश में घूमे। यह अपने आप में जो बाबा साहब अंबेडकर का विचार था कि इस देश में जो राष्ट्र अगर बचाना है तो फिर संविधान की रक्षा जरूरी है, यह राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब, आप सब, जब राहुल गांधी जी ने यह कहा कि सामाजिक सुधार होना चाहिए तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की। जातिगत जनगणना क्या है? जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वे गरीब की पहचान है और देश के खजाने का अधिकार गरीब को मिले, इसकी लड़ाई है। राहुल गांधी जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब, आप सब साथ दो तो हाथ ऊंचा करके बताओ कि जातिगत जनगणना जरूरी है। और राहुल गांधी जी के मिशन को कांग्रेस का आम जन पूरी ताकत से लड़ेगा। दोनों हाथ ऊंचे करके इस बात का संकल्प लो। राहुल जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, सभी हमारे बब्बर शहरों के सहयोग और सारे नेताओं के आशीर्वाद से, आदरणीय राहुल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर एक नया उदाहरण देश में पेश करेगी। 1 साल में संकल्प के साथ जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी प्राइवेट सेक्टर में करा के देगी। यह हम संकल्प लेते हो कि नहीं लेते हो? मैं फिर से ज्यादा कुछ न बोलते हुए इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब परिवार के लोग 1 साल पहले जब हम विधानसभा का चुनाव हारे थे, बहुत निराशा थी, अद्भुत भयंकर निराशा, पर मेरे परिवार के लोगों की आपकी सहायता, सहयोग और उत्साह ने और सभी नेता जो मध्य प्रदेश के हैं इनके सहयोग ने आज 1 साल बाद कांग्रेस पार्टी उसी ताकत से फिर प्रदेश में खड़ी हुई है। हुई या नहीं हुई, हाथ ऊंचे करके बताओ। मैं फिर से राहुल जी आपको भरोसा दिलाता हूं, कांग्रेस पार्टी का पुराना वैभव हम सब परिवार के लोग मिलकर जो मंच पे है, सारे विधायकगण, सारे वरिष्ठजन और ये बब्बर शेल मिलकर संकल्प के साथ एक दिन नहीं सोएंगे। पूरा 4 साल, जैसे 6 महीने बाद चुनाव है, इस परिकल्पना से लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का जो पूरे देश में आने वाला समय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनने वाला, उसमें अपना सहयोग देंगे। और मैं सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का जो 10 सीट का आपको सहयोग मिल जाता तो नरेंद्र मोदी की नैया रुक जाती। अगर ये नहीं कर पाए तो इसका मैं अपने आप को दोषी मानता हूं और हम सब मिलकर इसकी भरपाई आने वाले समय में करेंगे। इसी भाव के साथ मैं इतना ही अनुरोध करता हूं कि बीजेपी ने मोदी गारंटी दी थी विधानसभा चुनाव में, 2700 के गेहूं का बोला था, पूरे हुए क्या? 3100 धान का बोला था, 3000 बहनों को बोला था, 450 का गैस सिलेंडर बोला था, 6000 की सोयाबीन बोली थी। एक काम, एक मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई। हम सबका दायित्व है, पूरे प्रदेशवासियों का दायित्व है, हम सब मिलकर विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाएं। आप सब, हम सब मिलकर इस भावना को राहुल जी की, खड़गे जी की, सम्मानित जो नेतागण आए उनकी, कि संविधान बचाने की लड़ाई घर घर 1 साल 2025 का हमें जाना है और साथ ही साथ संविधान की बात करनी है। सुदृढ़ और एक अच्छा आइडियल संगठन आम जनता में पहुंच बनाए, निचले स्तर पर पंचायतों पर ग्राम पंचायत का गठन हो और कांग्रेस पार्टी निचले स्तर से खड़ी हो। वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के विचार को जिए और आम जनता को जोड़े। इस भावना के साथ
हम सब संकल्प लेते हैं। मैं फिर से राहुल जी का स्वागत करता हूं, खड़गे जी का स्वागत करता हूं, सम्मानित सभी नेताओं का स्वागत करता हूं और सब यहां उपस्थित परिवारजनों का आभार मानता हूं। भारत माता की धन्यवाद। अब मैं उस शख्सियत को बुला रहा हूं जो मध्य प्रदेश में विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी आए और हमारा मार्गदर्शन करे। आदरणीय उमंग सिंगार जी। सम्मानित आज के कार्यक्रम के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सम्मानित हमारे नेता एलओपी सम्मानित राहुल गांधी जी, सम्मानित सीडब्ल्यूसी मेंबर, सम्मानित सीएम सभी राज्यों के जो जहां से आए हैं, सम्मानित एक सीएम, सम्मानित दूर दूर से पधारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता, सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरे साथ एक नारा लगाए साथियों, इस अंबेडकर जी की इसमें जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय जवान जय जवान। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, हमेशा संविधान बदलने की बात करती है। इनके नेता, इनके सांसद कहते हैं 400 पार आएंगे तो हम संविधान बदलेंगे। मैंने चुनाव के पहले कहा था कि ये सरकार कभी पूरी नहीं बन सकती, ये लंगड़ी सरकार है, ये कभी भी गिर सकती है। साथियों, अभी कुछ समय पहले मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि देश अभी आजाद हुआ। राम भगवान को मंदिर को लेके हम भगवान राम का आदर करते, सम्मान करते, लेकिन मोहन भागवत जी भूल गए कि देश को आजाद कराने में उन शहीदों का, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन परिवारों का पूरे देश में योगदान है। मोहन भागवत जी ने उनसे माफी नहीं मांगी। अमित शाह जी ने लोकसभा में जो बात कही आप सब जानते हैं। तो ये दलितों का अपमान करने वाली, आदिवासियों का अपमान करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी कभी देश को एक नहीं कर सकती। मैं मानता हूं कि अंबेडकर यानी न्याय, अंबेडकर यानी समानता, अंबेडकर यानी संविधान, अंबेडकर यानी ज्ञान की मशाल, अंबेडकर यानी धर्मनिरपेक्षता। साथियों, और जहां आरएसएस विभाजन की बात करती है, वहां कांग्रेस पार्टी जोड़ने की बात करती है। निश्चित तौर से आप सबका समय महत्वपूर्ण है। राहुल जी और खड़गे जी को आप सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में मजबूत है और 2028 में आपको मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बना के देगी। कार्यकर्ता का जो सैलाब है, या आप कह सकते हो हाथ ऊंचा करके इनको विश्वास दिलाओ, राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, सब लोग, ये आपके कारण मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस मजबूत है। और आज जो अलग जगाया है संविधान का लेके देश के अंदर, ये कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ रही है। हर व्यक्ति की, हर स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जो भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है, इस हिटलर सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अलग जगाया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुक्खू जी। सम्मानित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सम्मानित हमारे राष्ट्रीय नेता, युवाओं के दिल की धड़कन श्री राहुल गांधी जी,
सम्मानित मंच और इस सभागार में आए भारी संख्या में मध्य प्रदेश के युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, ठीक 75 वर्ष पहले जब ये देश गुलामी की जंजीरों को छोड़ते हुए आज़ाद हुआ था, इस देश के महान नेताओं ने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की थी। पिछले ही कल हमारा 75वां गणतंत्र दिवस था और कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान शुरू किया। मैं माननीय श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस संविधान को हमारे नेताओं ने 75 साल तक सजा कर रखा और जिस संविधान की नींव और जिस संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो इसी क्षेत्र से संबंधित थे, उस समय की विषम परिस्थितियों के बाद इस देश में हजारों साल की गुलामी के बाद ये संविधान रखा गया। आज इस संविधान पर खतरा पैदा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग तक उन संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है जो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। मैं माननीय राहुल गांधी जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब आपने कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा शुरू की थी, ये यात्रा केवल राजनीतिक नहीं थी, ये एक भाईचारे की यात्रा थी कि इस देश में जो अराजकता फैल रही है और इस देश में जो संविधान की रक्षा करने का दायित्व राहुल गांधी जी ने अपने कंधों पर संभाला है, आज इस मऊ की धरती में जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को एक बहुमूल्य संविधान दिया, उसके रक्षक के रूप में अगर कोई सेनापति उभर कर आया है तो माननीय श्री राहुल गांधी जी उभर कर आया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। अब आप लोग जो अगली आवाज सुनेंगे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी आदरणीय रेवंत रेड्डी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और नौजवान साथियों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय रेवंत रेड्डी जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय अपने नेता, अपने परिवार, अपने भाई राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, प्रिय मित्र मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में संविधान बचाने के लिए आज इतना बड़ा जलसा बनाए, हम सब लोग यहाँ हाजिर होकर राहुल गांधी जी के साथ संविधान बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं साफ दो ही बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान बचाने वालों के बीच में, संविधान बदलने वालों के बीच में ये लड़ाई चल रहा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से बार बार मोदी जी कोशिश कर रहा है संविधान को बदलने के लिए, मगर राहुल गांधी जी ने शुरुआत से मोदी जी को पहचाना। अगर मोदी जी का ताकत बढ़े तो मोदी जी संविधान बदलने के लिए पूरा कोशिश जारी रखेंगे। इसीलिए पहले दिन से राहुल गांधी जी ने मोदी जी को रोकने के लिए कोशिश किए। इस बार मोदी जी बहुत ताकत से वो कोशिश कर रहा है। मोदी जी को मैं इतिहास में पढ़ा था, गजनी मोहम्मद हिंदुस्तान को लूटने के लिए, हिंदुस्तान हासिल करने के लिए बार बार कोशिश किए। वैसा ही गजनी मोहम्मद जैसा आज मोदी जी ने संविधान बदलने के लिए, आरक्षण रद्द करने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जब अंग्रेजों के, ब्रिटिशों को हरा के महात्मा गांधी जी ने इस देश को बचाया, आज उनका ही ब्रिटिश जनता पार्टी
जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से चल रहा है, वो ब्रिटिश जनता पार्टी को हराने के लिए अपने भाई राहुल गांधी जी ने खड़ा हुआ है, अपना सिपाही बनकर आज जो कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग राहुल गांधी जी के मदद पे हम लोग सब लोग इस लड़ाई में शामिल होना है और संविधान को बचाने के लिए हम लोग सब कोशिश करना है। इसीलिए ये दो परिवारों के बीच में लड़ाई है, एक गांधी जी का परिवार, दूसरे गाडसे के परिवार। गाडसे के परिवार के तरफ से मोदी जी लड़ रहा है, गांधी जी के परिवार के तरफ से राहुल गांधी जी ने लड़ रहा है। इसीलिए हम सब लोग गांधी जी परिवार बनकर राहुल गांधी जी को मदद देना है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेंगे इस देश में, संविधान को बचाएंगे, संविधान से सरकार चलाने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। आप सब लोग यहाँ आकर कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी जी के साथ दिया हुआ है, सबको धन्यवाद कहते हुए मैं यहाँ पर आपसे गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस के साथ हम लड़ेंगे और साथ में रहेंगे और कांग्रेस के साथ रहकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय संविधान। धन्यवाद आदरणीय रेवंत रेड्डी जी। ये डीजे वाले और ढोल वालों से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि वो ढोल और डीजे दोनों बंद करें। तमाम सेवा दल के साथी जो वहाँ खड़े हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो ढोल और डीजे पे तत्काल बंद करवाए। वो जो झंडे लहरा रहे हैं उन साथियों से भी निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि वो झंडे नीचे करें ताकि बैठे हुए कार्यकर्ताओं को दिखे। पूरे देश में गरीब की आवाज बनकर बुलंद होने वाली आवाज जिसका हमको इंतजार था, गरीब की, दलित की, आदिवासी की, पीढ़ी की, अल्पसंख्यक की, पीड़ित लोगों की आवाज इस देश में अगर कोई ने उठाई है तो हम सब के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, हमको जिनका इंतजार था, ऐसी शख्सियत आदरणीय राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं कि वह आए और हमारा मार्गदर्शन करे। आदरणीय राहुल गांधी जी। No, give it. Hello. I think you have to connect it. मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, उमंग सिंघार जी, स्टेज पे सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, भाइयों और बहनों और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। ये जो संविधान है
ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, बुद्ध भगवान, बसवना जी, फूले जी, नारायण गुरु जी, हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं, उनकी सोच और उनकी आवाज इस संविधान में है। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले, लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्य इनका यही है। आप देखिए, 2-3 अरबपतियों को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं। अदानी, अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। इस संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का धन अदानी के हवाले कर देना चाहिए? मुझे दिखाओ कहां लिखा है इस संविधान में। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। संविधान में लिखा है कि हर हिंदुस्तानी को सपना देखने का, भविष्य बनाने का मौका होना चाहिए। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है। मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और भाइयों और बहनों, एक बात भूलिए मत, जितना अदानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। ये योजनाएं नहीं है, ये हथियार है। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अरबपति नहीं देते हैं। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। जब आप एक शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी अंबानी देते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ढाबे में खाना खाते हो, जितनी जीएसटी आपके जेब से निकलती है
उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। लाखों करोड़ रुपए आपके जेबों से निकाला जाता है। लाखों करोड़ रुपए कहां जाता है? सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। किसका पैसा था वो? उनका पैसा नहीं था, आपका पैसा था। कर्जा माफ कैसे हुआ? आपके पैसे से हुआ, आपकी मेहनत से हुआ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस किसान का कर्जा माफ करते हैं? किस मजदूर का पैसा माफ करते हैं? किस स्टूडेंट का पैसा कर्जा माफ करते हैं? तो जीएसटी आप देते हो, मेहनत आप करते हो, और चाइना का माल अदानी अंबानी ये लोग हिंदुस्तान में बेचते हैं। चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, अदानी को अंबानी को फायदा होता है, और आपके बच्चों के हाथ से रोजगार छीना जाता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है? आपके जेब में से पैसा निकालकर जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा, फर्टिलाइजर का पैसा, सारा का सारा आपके जेब में से निकलकर अदानी अंबानी की जेब में जाता है। पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता है, आप देखते रहते हो। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम नीचे जाता है, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम नीचे कभी नहीं जाएगा। फायदा अरबपतियों को, अदानी को, अंबानी को। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द ना कहें, भूखे मर जाएं, कोई सपना ना देखें, और हिंदुस्तान अरबपति चलाएं। जहां उनको एयरपोर्ट चाहिए एयरपोर्ट मिल जाए, जहां उनको पोर्ट चाहिए पोर्ट मिल जाए, जहां हाईवे चाहिए हाईवे बनानी है हाईवे बना ले, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके हाथ चले जाए। अब आप कहोगे राहुल जी, आपने बता दिया कि लड़ाई संविधान और आरएसएस और बीजेपी के बीच में है। आपने हमें बता दिया कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। आपने हमें बता दिया कि गरीबों को कुचला जा रहा है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को दबाया जा रहा है। तो आगे का रास्ता क्या है? आपके दिल में यह सवाल होगा कि आगे का रास्ता क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप एक चीज नोट कीजिए, प्राइवेटाइजेशन होता है। आपके अस्पताल, सरकारी अस्पताल प्राइवेट हाथों में जाते हैं। आपके बच्चे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जब आप बीमार होते हो, आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो।
सबसे पहले आप एक अपने आप से सवाल पूछिए, यह जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यह जो शिक्षा का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इस प्राइवेट सिस्टम के मालिक कौन है? यह सवाल पूछिए। आप लोग बच्चों की शिक्षा के लिए लाखों रुपए देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आप अपने बच्चों को रोजगार दिलवाना चाहते हो। हिंदुस्तान में सीधी सी बात है, शिक्षा का जो सिस्टम है सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, ठप्पे का सिस्टम है। आपको सर्टिफिकेशन चाहिए कि मेरे बच्चे ने यूनिवर्सिटी डिग्री कर दी, कॉलेज की डिग्री कर दी, और आप सोचते हो, करोड़ों लोग सोचते हैं, करोड़ों युवा सोचते हैं कि इस सर्टिफिकेशन के साथ आप अपनी जिंदगी बना पाओगे। सोचते हैं कि लाखों रुपए देने के बाद, अरबपतियों को लाखों रुपए देने के बाद, मेहनत करने के बाद हमारे बच्चों को सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और उनको रोजगार मिल जाएगा। भाई और बहनों, यह सरासर झूठ है। इस देश में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। क्षमता हो, ऊर्जा हो, सपना हो, इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। तो मैं आपसे क्या रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि लाखों रुपए आप अरबपतियों को शिक्षा के लिए दे रहे हो, और अरबपति हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिए हैं। नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछो, जो अदानी अंबानी जैसे नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के ऑफिस में नहीं जा सकते, उनसे पूछो जीएसटी से फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ? वो आपसे कहेंगे भैया नोटबंदी, जीएसटी ने हमें खत्म कर दिया, मरवा दिया। रोजगार कौन देता है? अदानी अंबानी नहीं देते। रोजगार करोड़ों छोटे बिजनेस वाले देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। उन सबको इन लोगों ने तक खत्म कर दिया है। नतीजा है, आप अस्पताल जाओ, लाखों रुपए अरबपतियों को दो, उसके बाद आप बच्चों को कॉलेज भेजो, लाखों रुपए अपनी जेब से निकालकर आप अरबपतियों को दो, इस सोच में दो कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा। मगर जो सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है बिना रोजगार के, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो कचरा है। यह देश की सच्चाई है। आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईएम के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईटी के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आपको कहां से मिलेगा? बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। बीजेपी कहती है दूसरी आजादी मिली, सच्ची आजादी मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर के उद्घाटन में
आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? आपने किसी मजदूर को देखा, किसान को देखा, पिछड़े वर्ग को देखा? आदिवासी राष्ट्रपति है। आदिवासी राष्ट्रपति को वो मंदिर में उन्होंने जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया, दलितों को अंदर जाने नहीं दिया, पिछड़ों को अंदर जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया। नरेंद्र मोदी वासी हो, अंदर नहीं आ सकते, ये सच्चाई है। तो रास्ता क्या है? सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में जो धन है उसका कितना भाग दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना पिछड़ों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने पता लगाया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 500 बिजनेसमैन, कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली। 500 सबसे बड़े जो हैं अरबपति हैं, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 500 कंपनियां हैं, इनके जो 500 मालिक हैं, इनमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। मतलब 90% लोग, 90% आबादी में से इनमें एक भी नहीं है। इनकी मैनेजमेंट टीम देखिए, मैनेजमेंट टीम में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है, बजाओ ताली। ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर ले, किसान मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अदानी अंबानी की शादी की बात करेंगे। अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए ही है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में। और कोई रास्ता नहीं भैया, टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा, जो गरीबी से निकल के बनाया अरबपति। हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, बड़ी बड़ी संस्थाओं को देखो, हाई कोर्ट देखो, कोर्ट्स देखो, जुडिशरी देखो। मुझे बता दो, दलितों के नाम बता दो, आदिवासियों के नाम बता दो, पिछड़े वर्ग के नाम बता दो, इसमें कहीं नहीं दिखेंगे आपको। मैंने बजट की बात की, मैंने आपसे कहा कि जीएसटी आप देते हो, जीएसटी आप देते हो, मतलब बजट का पैसा आप देते हो। तो मैंने पता लगाया बजट को कौन बांटता है।
भाई और बहनों, 90 अफसर हैं। मध्य प्रदेश में कितना पैसा आएगा, कहां सड़कें बनेंगी, कैसे सड़कें बनेंगी, एम्स कहां जाएगा, आईआईटी कहां जाएगी, शिक्षा में पैसा कहां जाएगा, ये सारे के सारे 90 अफसर डिसाइड करते हैं। मैंने इनके नाम निकाले। मैंने कहा देखता हूं भैया, जीएसटी गरीब लोग दे रहे हैं, दलित दे रहे हैं, पिछड़ा वर्ग दे रहा है, आदिवासी दे रहे हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग दे रहे हैं। मैं पता लगाता हूं 90 लोगों में से दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। आप हैरान हो जाओगे। पिछड़ों की कम से कम आबादी 50% है देश में। अंदाजा है क्योंकि किसी को मालूम नहीं। 50%। 90 में से 3 लोग आपके। अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है, 100 रुपया बटता है, 100 रुपया बटता है तो 5 रुपए का निर्णय पिछड़ा वर्ग के अफसर लेते हैं। पीछे बैठा रखा है आपको, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं और कहते हैं चुप बैठो वहां पे, बकवास मत करो, नहीं तो एसीआर बिगाड़ देंगे, करियर खत्म कर देंगे तुम्हारा। 5% भागीदारी, 50% आबादी। 5% भागीदारी, 50% आबादी। क्या यह अन्याय नहीं है? इससे बड़ा अन्याय नहीं है। आदिवासी 8% आबादी, एक अफसर बैठा है, पीछे कहीं कोने में बैठा हुआ है, और अगर 100 रुपए का निर्णय होता है, बजट में 100 रुपए बढ़ते हैं, तो 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं। दलित 15% आबादी, 3 अफसर और 100 रुपए में से 1 रुपए की भागीदारी। मतलब अगर आप सबको जोड़ दो, दलित जोड़ दो, आदिवासी जोड़ दो, पिछड़ा वर्ग जोड़ दो, ₹6 10 पैसे की आपकी भागीदारी है। ₹6 10 पैसे की भागीदारी, 73%, 73% आपकी आबादी। तो ना बजट बांटते हो, ना आपके प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ना आपके अस्पताल, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके पास कुछ है ही नहीं। आपको आपका एक ही भविष्य है। आपका भविष्य एक दो है। एक, आप मजदूरी करो। बीजेपी की सोच है कि आप के 2 भविष्य है, एक मजदूरी करो और दूसरा, अगर आपने ज्यादा चिल्लाया तो जेल में जाओ। ये इनका 21वीं सदी का विजन है। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि मैं नहीं जानता, आप तो कभी करने वाले हो नहीं, मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे मध्य प्रदेश में आए, चाहे दिल्ली में आए, जाति जनगणना हम आते ही करना शुरू कर देंगे। तेलंगाना के सीएम बैठे हैं, वहां पे क्रांतिकारी तरीके से हमने जाति जनगणना की है। कुछ ही समय में हम तेलंगाना को दिखाने जा रहे हैं कि तेलंगाना में दलितों की कितनी भागीदारी है, पिछड़ों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, कौन सी संस्था में कौन कौन बैठा हुआ है। तेलंगाना में हमने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक में हमने काम शुरू कर दिया, और यह क्रांतिकारी निर्णय होगा।
भाई और बहनों, 90% आबादी को पता लग जाएगा कि इस देश में हमारी कितनी भागीदारी है। 90% को आज आपको दिख रहा है। पिछड़ों को यह भी नहीं मालूम कि देश में उनकी कितनी आबादी है। कितनी शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, और आज तक इस देश के ओबीसी को, इस देश के पिछड़े वर्ग को अपनी सच्ची शक्ति, अपनी सच्ची आबादी नहीं मालूम। यह पिछड़ों के खिलाफ अन्याय है, यह दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय है। इसीलिए हम जाति जनगणना लागू करेंगे, पूरे देश में लागू करेंगे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा कि जुडिशियल सिस्टम में हमारे कितने लोग हैं। प्राइवेट अस्पताल किसके हाथों में है, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी किसके हाथ में है, ये बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं किसके हाथ में। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, ये करवाना नहीं चाहते, नहीं कर सकते और कभी नहीं करेंगे। और पार्लियामेंट में मैंने इनके सामने एक और बात बोल दी कि ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जा ही नहीं सकता, इस दीवार को भी हम लोकसभा में, राज्यसभा में तोड़कर परे कर देंगे। कोई नहीं रोक सकता इसको। रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा हम करेंगे, हमारे स्टेट्स में करेंगे, और नेशनल लेवल पे दिल्ली में हम कानून पास करके इसको, दीवार को तोड़ेंगे। भाई और बहनों, सबसे जरूरी बात, यह अंबेडकर जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। आजादी मोदी जी के आने के बाद हुई। इसका मतलब वो इस संविधान को नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी के जिंदगी, अंबेडकर जी का जो खून पसीना था इस संविधान को बनाने के लिए, उसका सीधा मोहन भागवत ने अपमान किया है और इस पर आक्रमण किया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिसको मैंने बब्बर शेर बोला, टाइगर, आपका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। जहां भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, जहां भी वो गरीबों को कुचलने की कोशिश करते हैं, जहां भी वो कमजोरों को मारने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को वहां जाकर, पत्थर जैसे वहां जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, चट्टान जैसे वहां खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं नहीं होने दूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। यह आपका मिशन है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में आप दिल से लड़ते हो। मैं जानता हूं कि आप पर अत्याचार होता है, आप पर आक्रमण होता है, मगर आप पीछे नहीं हटते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके परिवारों का धन्यवाद करता हूं, आपके बच्चों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो। गांधी जी की विचारधारा के लिए, अंबेडकर जी की विचारधारा के लिए, नेहरू जी की विचारधारा के लिए, संविधान के लिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और आप सब लोगों को मिलकर खोलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। राहुल गांधी
राहुल गांधी। धन्यवाद राहुल जी, जो आपने हम पूरा मध्य प्रदेश के बब्बर शेरों को निर्देश दिया है, इसका हम अक्षर से पालन करेंगे। संविधान की रक्षा तक खून की आखिरी बूंद भी लगानी पड़े तो तैयार रहेंगे, रहोगे कि नहीं? मैं सभी जो मंच पर विराजित थे, परिवार के लोग, हमारे बीच में आदरणीय काशीराम जी की छोटी बहन स्वर्णी कौर जी, जो चेयरपर्सन है काशीराम फाउंडेशन की, और उनके भतीजे लखबीर सिंह काशीराम फाउंडेशन के जो सचिव है, वो राहुल जी को आशीर्वाद देने आए हैं, सहयोग देने आए हैं। संविधान की लड़ाई में उनको सहयोग करे देश का हर नागरिक, इसके लिए उनको आशीर्वाद देने आए। जरा जो हमारी स्वर्णिम कौर जी है, काशीराम जी की बहन, उनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो कह रही थी कि राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो देश के संविधान की और देश के आरक्षण की रक्षा कर सकते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर का सपना था। मैं उनको आशीर्वाद देना चाहती हूं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है कि ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कांग्रेस पार्टी की सेवा का अवसर मिला, वो हमको संबोधित करेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और आदरणीय खड़गे जी से मेरा आग्रह है कि आप आकर हम सबको आशीर्वचन के रूप में अपनी बात कहें। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के इस सभा में मंच पर बैठे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विरोध पक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, अरे जरा प्लीज थोड़ा खामोश बैठिए, थोड़ा सुनिए कि किस लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। कम से कम आप थोड़ा सुन के जाइए। वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जनरल सेक्रेटरी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, रेवंत रेड्डी जी, सुखवेंद्र सुक्कू जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जनरल सेक्रेटरीज इंचार्ज और मेंबर्स ऑफ CWC, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, MLAs और दूसरे मेरे साथियों और कांग्रेस पार्टी के सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं और मीडिया के मेरे दोस्तों, ये आज मऊ में जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये रैली बहुत बड़ी पैमाने पे यहाँ पर हुई है। इसीलिए मैं हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस भाइयों को और अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये जो रैली इसलिए बनाई गई, अभी राहुल गांधी जी ने
संविधान को बचाना जरूरी है और संविधान और लोकतंत्र इसको बचाने के लिए ये बहुत बड़ी रैली यहां पर हम कर रहे हैं। आप चाहते हैं ना संविधान को बचाना? चाहते हैं? लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं? तो इसीलिए आप सुनिए कि किसने क्या क्या कहा और किसने कांग्रेस पार्टी को, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। महू ये धरती ऐसी है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस महू में पैदा हो गए थे और उन्होंने एक आदमी सारे देश में अछूत लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को उनके हकूक दिलाने की पूरी कोशिश उन्होंने की। एक व्यक्ति इतना काम कर सकता है। अगर आप सभी अंबेडकर बने तो ये बीजेपी की सरकार हिल जाएगी और बीजेपी का पता नहीं रहेगा। आपको बनना है अंबेडकर, आपको बनना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको बनना है महात्मा गांधी। आप ये बनकर लड़ेंगे तो आप कुछ हासिल करेंगे। आपके तरफ से राहुल गांधी जी आप लड़ रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा निकाली। किनके लिए? इस देश के लोगों के लिए, संविधान बचाने के लिए, सब लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने ये काम किया और वो काम आपको भी करना है। भाइयों, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 में इसी धरती में वो जन्म लिए थे और जन्म लेकर उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक इस देश में अच्छी संविधान नहीं बनेगी, देश को आजादी नहीं मिलेगी, तब तक गरीबों की भलाई नहीं होगी। ये उन्होंने अपनी बात 1939 में बताई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर सेशन में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि देश को संपूर्ण आजादी मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए। तब से लेकर लड़ते हुए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम आजादी हासिल किए। और आज जो हमको कांग्रेस को गालियां देते फिरते हैं, ये मोदी, शाह, आरएसएस के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन ये लोग देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किए। ये सिर्फ ब्रिटिशरों की नौकरी किए, ब्रिटिशर के साथ थे। आजादी के लड़ाई में उनका कोई भी भागीदारी हिस्सा नहीं था। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? इन लोगों को सबक सिखाना या नहीं? सबक सिखाना है तो एकजुट हो जाओ। एकजुट होके जो हकूक आपको मिले हैं उस हकूक की रक्षा करो। अगर आप नहीं करेंगे, नुकसान आपका है, नुकसान राहुल गांधी जी का नहीं है,
सोनिया गांधी जी का नहीं है, या मंच पे बैठे हुए बड़े बड़े लोगों का नहीं है। नुकसान है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, इन लोगों का नुकसान है। इधर सोचिए आप, और जब तक अपनी सोच इधर नहीं रखते तब तक तुमको कोई हकूक नहीं मिलेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाज में लोगों के समानता स्थापित करना ये बाबा साहब का एक एम था, और उसीलिए उन्होंने बहुत से कानून रचे। उनको संपूर्ण अगर सपोर्ट किसी ने किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी ने किया। वो करने के बाद ही इस संविधान के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर बने। बनकर उन्होंने इस देश को एक बहुत बड़ा देन दी। तो भाइयों, मैं आपसे यही कहने वाला हूं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, एकजुट होकर मेहनत करना चाहिए। और जब तक आप एकजुट नहीं होते, आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको जब आपके बच्चे शादी करके घोड़े पे सवार होके जाते गांव में से, वो अधिकार आपको नहीं मिलेगा। आपको मालूम है पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? एक आदिवासी बच्चे के मुंह में पेशाब करके अवमानित किया गया था, और शिवराज चौहान साहब उसके पैर धो रहे थे। अरे पैर धोने से कुछ नहीं होने वाला नहीं। जिनके लिए संविधान ने रक्षा दी है उसका इस्तेमाल करो, वो रक्षा दो, तभी कुछ होता है। लेकिन बहुत से लोग आज खास करके धर्म के नाम पर सब जने अपना काम कर रहे हैं। धर्म सबको होना, सबकी आस्था है। हर एक लोग धर्म पे विश्वास रखने वाले वो काम कर सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे अगर किसी समाज में गरीबों की लूट होती है, शोषण होती है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, और वल्लभ भाई पटेल ने इनको उस वक्त जब गांधी जी को ये लोग गोली मारे, उनकी मृत्यु किए, तो उस वक्त वल्लभ भाई पटेल, जरा खामोश बैठो भाई, तुम्हारा जोश बाद में दिखाओ। चुनाव में उसमें 4 फरवरी 1948 को एक पत्रकार के सामने उन्होंने कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ये वल्लभ भाई पटेल बोले। इस आरएसएस को उन्होंने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया। वही वल्लभ पटेल के और नेहरू जी के बीच में ये लोग झगड़ा लगाते हैं।
अरे भाई, वल्लभ पटेल ने बोला कि जो लोग गांधी जी को मारे, हमारे नेता को खत्म किए, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, वो बयान करूंगा। तो आरएसएस को उन्होंने बयान कर दिया, वल्लभ भाई पटेल। और ये लोग बोलते हैं, आरएसएस के लोग ये बोलते हैं, अभी भी बीजेपी के लोग बोलते हैं। भाइयों, मैं सच बात ये बताना चाहता हूं। नेहरू जी भी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ये कहा था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था? हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। और एक बार पढ़ता हूं, सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। उन ताकतों को जड़ से खोदकर उखाड़ फेंक देना चाहिए। ये नेहरू जी का शब्द है, मेरा नहीं। नेहरू जी ने ये कहा और आगे कहा, गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वाले लोग, मिठाई बांटने वाले लोग, उनको भारतीय कहलाने का भी हक नहीं है। ये आरएसएस के बारे में नेहरू जी ने कहा। वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताया। तो ये खुद ही देशद्रोही है। आरएसएस, बीजेपी, ये खुद देशद्रोही है और दूसरों को कहते हैं कि ये लोग देशद्रोही। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ये तो इस शब्द वल्लभ भाई पटेल जी का लाया हूं, नेहरू जी का लाया हूं। और सभी ने मिलकर इस देश को जो बनाया, उन्हीं को ये लोग गालियां देते, उन्हीं को गोलियां मारे, उन्हीं को खत्म करे। तो इसीलिए आपको सोचना है, संविधान इसलिए बचाना है कि आप जो गरीबी में है, गरीबी के ऊपर आना है। आपको अगर गरीबी से लड़ना है, महंगाई से लड़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना है, तो संविधान के तहत हमको चलना पड़ेगा। और ये मोदी और शाह कभी हमको चलने नहीं देंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अरे शाह साहब, उन्होंने, अमित शाह ने लोग राज्यसभा में एक बात बोले। क्या बात बोले? उन्होंने ये कहा, बोलो बोलो और बोलो। अमित शाह ने ये बात बोली। क्या बोले? लोग सब अंबेडकर 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 बोलते हैं। अगर तुम अंबेडकर अंबेडकर इतने बार नाम ले रहे हो, उतने ही बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म से स्वर्ग में जाते थे। ये है इनकी नीति, ये है बाबा साहब के प्रति उनका गौरव। तो इसलिए आप बच के रहना। जो लोग हमको खत्म करना चाहते हैं, जो लोग हमको मिटाना चाहते हैं, क्या आप मिटना चाहते हो? क्या जिंदा रहना चाहते हो? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो लड़ो, लड़ने का सीखो, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। और ये अमित शाह जैसे लोग भाग जाएंगे,
ये बहुत दिन टिकेंगे नहीं। और बाबा साहब जो संविधान दिए, सब लेके चले, सबको देश के लिए लड़े और देश के लोगों को बचाए। उनको ये कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर कितने बार बोलते हो, इतना नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। और नरक ऐसा बार बार वो हमेशा बोलते रहते हैं, इनको और ज्यादा लोग उनको दिखाएंगे। अब तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी मिलके उनको सत्ता में आने का रोक दिए हम। क्योंकि इलेक्शन में क्या बोलते थे, 400 पार, अब के बार 400 पार। अरे बाबा, 400 पार वाले तो गए, अब तुम मेजॉरिटी में भी नहीं है, तुमको मेजॉरिटी नहीं मिली, तुम 2 पैर लगा लिए। एक हमारे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर क्या चंद्रबाबू नायडू का एक पैर है मोदी को, और दूसरा पैर है बिहार के नीतीश कुमार का। ये 2 पैरों पे ठहरा है मोदी, उसको कोई चुप ऐसा ढकल दो, वो गिर जाने वाला है, ये सरकार गिर जाने वाली है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि जो आजादी हमको मिली है, इसको बचा के रखना है, और बचा के रखने के लिए हिम्मत की जरूरत है, एक रहने की जरूरत है, और सभी लोग गरीबों को बचाने के लिए आज हमको काम करना। मोदी जी तो बहुत बातें करते हैं, अब तो इधर इधर तो संविधान को ऐसा लेकर बहुत नमस्कार करते हैं और काम पूरा संविधान के खिलाफ करते हैं। अरे बच्चों का स्कॉलरशिप, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, एजुकेशन में घोटाला, सिलेबस चेंज, और उनको जो होना, आरएसएस के वर्कर्स को आज शिक्षण संस्था में डाल रहे हैं। जो लोग मनुवादी है, उन मनुवादी लोगों को वहां पर जगह मिल रही है, और वही लोग बोलते हैं कि हम आज मेरिट पे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। आप लोगों को एक होकर, नेहरू, बापूजी, जो इंदिरा गांधी जिन उसूलों पे चले, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया, वो काम आपको आगे बढ़ाना है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं, उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं।
ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। इसीलिए भाइयों, मैं और एक जो मुद्दा हमारे नेता राहुल गांधी ने उठाया, जातीय जनगणना, इस जातीय जनगणना को आप करवाना चाहिए। ये बहुत फायदे का है। अगर बैकवर्ड क्लास को उसकी वैल्यू मालूम हो गई, उसके लिए क्या फायदेमंद है, तो वो अगर जाति जनगणना हो गई तो उसका एजुकेशन क्या है, उसकी जमीन कितनी है, उसको क्या मिल रहा है, इसको क्या नहीं मिल रहा है, वो मालूम होता है। किसी को फंसाने के लिए नहीं, किसी को दबाने के लिए नहीं है, ये गरीबों की भलाई के लिए जाति गणना का जो पीड़ा राहुल जी ने उठाया है वो हमको करना है, उसके लिए लड़ना है, उसके लिए आगे बढ़ना है। भाइयों, मैं आज ऐसे ताकतों के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, और जब राहुल जी लड़ रहे हैं, आपका कर्तव्य होता है कि आप भी लड़ना चाहिए। अगर आप नहीं लड़ेंगे, पीछे हटेंगे, तो समझो आपकी हार है, और ये हार हमेशा के लिए रहेगी। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप सभी लोग ये जो हमने यात्रा रैली निकाली है, वैसा ही खास करके अमित शाह जो बाबा साहब का अपमान किया है, उसके लिए हर जगह प्रोटेस्ट होना चाहिए, हर जगह लड़ना चाहिए। मैं एक बात सुना यहाँ पर कि यहाँ पर सुना जो बाबा साहब अम्बेडकर जिस कम्युनिटी से आते हैं वो कम्युनिटी महार है। वो महार कम्युनिटी को यहाँ रिजर्वेशन नहीं है। वो क्यों नहीं, क्या नहीं, मुझे मालूम है। जो अछूत लोग हैं उनको अगर रिजर्वेशन नहीं मिला तो बड़ा मुश्किल होता। आइंदा जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आएगी, हम जरूर उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिला के रहेंगे। ये गरीबों के लिए, सब गरीब एक होते हैं। तो मैं आप तमाम से ये कहूंगा कि भाई ये गोलवलकर गुरुजी की थ्योरी छोड़ो, सावरकर की थ्योरी छोड़ो, हेगड़ेवार की थ्योरी छोड़ो। आप सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू और बापू की थ्योरी को लेके, आइडियोलॉजी को लेके आप आगे बढ़ो, यही मैं कहता हूं। और एक आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि हमारे खुले तौर पर जो ये लोग बीजेपी के हर समाज का अपमान कर रहे हैं, और हर जगह मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहे, शिवलिंग ढूंढ रहे। अरे बस करो भाई, जो हो रहा है हो रहा। कोर्ट भी बोला, सभी लोग बोल रहे, लेकिन सब लोग मिलके आज चंद लोगों को उचका रहे। वो आरएसएस वाले भी बोले कि भाई मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, ये खुद ही बोले, लेकिन खुद ही उचकाते हैं। एक तरफ बोलते हैं, दूसरे तरफ उचकाते हैं। तो इसीलिए
हमको शांति से रहना है। कोई भी अन्याय अगर करता है, कोई अगर अन्याय करता है, उस अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति आप में होना चाहिए। लेकिन इसका जो खास करके बीजेपी आरएसएस फायदा उठा रही है, लोगों को उस्का रही है और हमारे अच्छे कार्यक्रम को, जो संविधान में जो भी हमारे हकूक है, राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको निकालने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। और इधर सुना कि उन्होंने और एक संविधान बनाने का शुरू किया बोल के बीजेपी वाले। अरे वो कुछ नहीं होता। अगर आप एक है तो कोई इस संविधान को बदल नहीं सकता। इसीलिए तो आप लड़ाई लड़ रहे। हम अगर ढीले हो गए, हम अगर कमजोर हो गए तो तभी ये होगा। इसीलिए हमारी संविधान का आज घटते जा रहा है। पत्रकार को, दूसरों को आज़ादी खतरे में रखने का ये सब चल रहा है। इसको हम सभी ने देखना है। और आखिरी में मैं ये बात जरूर कहूँगा कि महात्मा गांधी जी एक बात बताए थे, वो एक बात बताकर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। गांधी जी ने क्या बताया था? गांधी जी ने ये बताया, महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब भी ये महसूस कर सके कि ये देश उसका है और इसके निर्माण में उसकी जोरदार आवाज है। ऐसे भारत में जिसमें ऊंच नीच वर्ग का भेद नहीं होगा, जिसमें सभी जातियां मेल मिलाप के साए रहेगी, छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं होगा, स्त्री और पुरुषों के समान अधिकार होंगे, ये महात्मा गांधी जी ने कहा। इसीलिए आज महात्मा गांधी जी को हम याद करना चाहिए, उनके बोले हुए। अब ये गुजरात से आते हैं नेता लोग, शाह गुजरात से है, मोदी गुजरात से, लेकिन बापू के उसूलों को बापू जी ने जो कहा है उसको वो नहीं मानते। और नहीं जब मानते हो फिर उनका नाम लेके आप क्यों हर जगह बोलते रहते हो? तो इसीलिए और एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक अफवाह फैलाते हैं, मैं रोज पेपर में देखता हूं। क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसने हराया, किसने उनको डिफीट दिया, ये वो कहते हैं। लेकिन बाबा साहब खुद एक लेटर लिखे, मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर अपने दोस्त को ये लेटर लिखते हैं, माय डियर कमलाकांत। वो जो आदमी, उनको ये लिखते हैं कि मुझे हराने में और किसी का हाथ नहीं सिवाय यस्से डांगे और सावरकर, इन्होंने साजिश करके मुझे हराया। ये पढ़ो, ये ओरिजिनल लेटर है, आरचूज में मिलता है। ये अगर आप देखेंगे, अरे कितना झूठ बोलते हो। खुद बाबा साहब अपने हैंड राइटिंग से लिखे, ये टाइप्ड नहीं है, लिख के उन्होंने कहा, मैं जो हारा, मुझे जो हराने की कोशिश की, ये सावरकर और यस्से डांगे मिलकर साजिश करके मुझे हराया।
इसीलिए मुझे तो दूसरे पार्टियों ने जितना साथ देना था दिए, लेकिन खास करके इन दोनों ने ही मुझे हराने के लिए पूरी कोशिश की और इसके साथ उन्होंने एस.के. पाटिल का भी नाम लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो झूठे अफवाहें फैलते हैं या फैला रहे हैं, इसको आप ध्यान मत दो। सब कुछ किया कांग्रेस ने किया, सब कुछ किया हम लोगों ने किया, नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, राजू जी ने किया और कांग्रेस ने किया। बस इसी को आपको आगे बढ़ाना है। इतना कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद आदरणीय खड़गे साहब। जितने लोग, मैं आपको बता दूं आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, जितने लोग इस पांडाल में इससे डबल लोग सड़क पे हैं, कहीं 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी महू के चारों तरफ। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए बुला रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय बाला बच्चन। हम सब के बीच में उपस्थित, जिनको अभी आप सब ने सुना, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हम सब के बीच में उपस्थित हमारे देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, और हमारे हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रीगण और उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी सदस्यगण और देश भर से आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी जाबाज हमारे कार्यकर्तागण, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू भाई पटवारी जी, उमंग भाई सिंगार जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, सभी सम्मानित मंच और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों और सभी युवा साथियों और सभी परम पुण्य बुजुर्गों, आप सभी से मेरी विनती है कि जिनके मैंने अभी नाम लिए, जिनको भी आप सबने सुना, उन सब का हम आप सब की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनको हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में समय निकाल कर जो आए हैं। पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों से भी आए हुए हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के परिवार को हम धन्यवाद देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे सभी विधायकों को और सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे परिवार को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का आभार। कार्यक्रम के आयोजकों को भी हम धन्यवाद देते हैं। आदरणीय राहुल जी को, खड़गे जी को, वेणुगोपाल जी को, सम्मानित पूरे मंच को हम आप सब की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश के हमारे विधायकों की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब सब लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे, राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान, सब लोग सावधान की मुद्रा में रहेंगे। सभी लोग मुझे बता दो, सभी लोग सावधान की मुद्रा में रहे। राष्ट्रगान शुरू किया जाता है। राष्ट्रगान के लिए सब सावधान की मुद्रा में आए। सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद।
only one vote.